हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रेजी केमिस्ट्री। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 का एक्सरसाइज, जो कि बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था स्टूडेंट्स का, तुम लोग का। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्या है क्वेश्चन 1? अब टेक्स्ट बुक तुम्हारे पास है तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ डिक्टेट करूंगा। ठीक है, जैसे अपन ने बायोमोलिक्यूल्स में भी किया था। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसके ऑप्शन छोटे छोटे ये मैं लिख लेता हूँ। क्या बोला है? पहला ऑप्शन दिया है फ्लोरीन, दूसरा ऑप्शन दिया है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन दिया है ब्रोमीन एंड लास्ट ऑप्शन दिया है आयोडीन। और पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा है, ये तुम लोग को पूछा है। विच वन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बात को समझो, तुमको पता है मैं डायरेक्टली एमसीक्यू टिक नहीं करवाता, तुमको रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ऐसा लगेगा तुमको रट्टा मारना है। तो अब इसका रीजन सुनो, किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है, सबसे हाईएस्ट होता है, वो तुम लोग को फाइंड करना है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या, पहले तो ये समझो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब तुमको पता है हेलोजन है, तो हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, बराबर। और उसको कंप्लीट करने के, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ओके, मतलब कि जो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आने वाला है, कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलने वाला है, चाहे वो किससे भी मिल रहा हो, सोडियम से मिल रहा हो या पोटेशियम से मिल रहा हो, किससे भी मिल रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट जो ये बाहर का एक इलेक्ट्रॉन आने वाला है इसके शेल के अंदर, ये 7 के साथ आने वाला है, तो ये कितने जल्दी से आ सकता है, ये कितने जल्दी से आ सकता है और वो कितना एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, और जब भी इलेक्ट्रॉन आता है, याद रखना ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये एनर्जी इमिट करता है। क्या करता है? एनर्जी इमिट करता है। ठीक है, तो तुमको ये ढूंढना है कौन सबसे ज्यादा एनर्जी इमिट करता है, मतलब किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। तो तुम लोग तो बोलोगे सर आंसर फ्लोरीन होना चाहिए, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बहुत जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। हाँ ठीक है, माना कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन बात को समझो, यहाँ पे कंसेप्ट ये तो लगाना है, बट और एक कंसेप्ट भी लगाना है। देखो, अगर तुम लोग फ्लोरीन की बात करोगे तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बहुत जल्दी खींचेगा। लेकिन तुम लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा होता है। अगर मैं इसकी ये वैलेंस शेल की बात करूँ तो वैलेंस शेल की साइज छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी है, और कोई एक 8वां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में क्या होता है? रिपल्शन क्रिएट होता है। ऑन द सेम हैंड अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन का जो वैलेंस शेल का साइज रहेगा थोड़ा सा बड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे जो 8वां इलेक्ट्रॉन आने वाला रहेगा, इसको थोड़ा सा रिपल्शन कम फील होगा। क्यों कम फील होगा इसको रिपल्शन? क्योंकि इसकी जो साइज है वो क्या है? साइज इसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्लोरीन का। क्यों ऐसा? क्योंकि फ्लोरीन का तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो खींचता है, बट ऑन द सेम साइड इसको रिपल्शन भी फील होता है। तो जो ओवरऑल नेट तुम्हारा एंथैल्पी है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन का नेट एंथैल्पी ज़्यादा होता है, यहाँ पे भी रिपल्शन होगा बट कम फील होगा एज कम्पेयर टू इन फ्लोरीन केस। ठीक है, और जहाँ तक बात है ब्रोमीन और आयोडीन की, ये तो नंबर में नहीं आने वाले, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही कम है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो सिर्फ कंपैरिजन करना था तुमको फ्लोरीन एंड क्लोरीन में, तो आंसर आएगा क्लोरीन, क्योंकि इसका जो नेट एंथैल्पी है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। आई होप सो रीजन समझ में आ गया। ओके, तो अब बात करते हैं सेकंड एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू क्या दिया है? Hydrides of group 16 are weakly acidic. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज, तुमको करेक्ट ऑर्डर बताना है एसिडिटी का। हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 16, तो कौन सा हाइड्रेट है तुम्हारे पास? H2O, उसके बाद होता है H2S, उसके बाद आता है H2SE एंड लास्ट में आता है H2TE। अब इसने क्या पूछा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ओके, तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन रहेगा? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक। स्ट्रॉन्ग एसिडिक का मतलब क्या? कौन सबसे जल्दी H+ डोनेट कर सकता है, ये तुमको ढूंढना है। तो तुम लोग बोलोगे सर H2O में अगर अपन देखते हैं कि ये H है एंड ये OH है, तो ये O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियली नेगेटिव एंड ये पार्शियली पॉजिटिव है। तो इसके हिसाब से तो जो H+ है ये जल्दी निकलना चाहिए और H2O स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए इन सब के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो H2O है वो सबसे वीक एसिड होता है इनके कंपैरिजन में। जो तुम लोग सोच रहे हो कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H+ को बाहर निकालेगा, ये सही सोच रहे हो, लेकिन कहाँ पे सोच रहे हो तुम लोग? अलोंग द पीरियड सोच रहे हो। मतलब जब तुम लोग पीरियड में जाते हो लेफ्ट टू राइट तो तुम लोग ये चीज़ लगा सकते हो, लेकिन जब तुम लोग ग्रुप में आते हो
टॉप टू बॉटम की बात करते हो ग्रुप में, तो ग्रुप में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, ग्रुप में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। देखो अब इसके रीजंस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तुम लोग बात करते हो H2O, उसके बाद आता है H2S, उसके बाद आता है H2SE एंड सबसे लास्ट में आता है H2TE। अब तुमको पता है कि जैसे जैसे तुम टॉप टू बॉटम जाते हो तो तुम्हारा जो बॉन्ड लेंथ होता है क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता जाता है। अब बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना जल्दी आसानी से वो टूटेगा और H प्लस देने के लिए अवेलेबल होगा। तो इसमें से किसका बॉन्ड लेंथ सबसे लंबा होता है, चेक करना। सबसे लंबा बॉन्ड लेंथ होता है हाइड्रोजन और टेलेरियम के बीच में, H और TE के बीच में। उसके बाद में H2SC, उसके बाद में H2S, उसके लास्ट में सबसे लास्ट में आएगा H2O, जिसका जो बॉन्ड लेंथ होता है बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू HTE। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक तो ये मेन रीज़न हो गया कि इसका बॉन्ड लेंथ लंबा होने की वजह से H प्लस आसानी से निकल जाएगा। तो ऑर्डर आना चाहिए सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद Ac, उसके बाद H, उसके बाद H2O। मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ये तुमको ऑप्शन दिखेगा, चेक कर लो। ओके, टेक्स्ट बुक में ऑप्शन थोड़ा अलग दिया मतलब उल्टा वे में दिया है, ठीक है। तो देखो उल्टा वे में अपन लिख लेते तो क्या बन जाएगा, ये H2TE बन जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा H2SE, उसके बाद में आ जाएगा H2S और सबसे लास्ट में आएगा H2O। ओके, अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन दिया है, TESESO। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है। अब ये चीज़ को समझो, तुम लोग दूसरे वे से भी इसको समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, H2O है, H2O है तो H2O क्या डोनेट करेगा, H प्लस डोनेट करेगा। H प्लस डोनेट करने के बाद क्या बच जाएगा, OH माइनस बच जाएगा। उसके बाद H2S क्या डोनेट करेगा, सिमिलरली H प्लस डोनेट करेगा और SH माइनस बच जाएगा। उसके बाद H2 क्या डोनेट करेगा, H प्लस डोनेट करेगा और क्या बच जाएगा, SEH माइनस बच जाएगा। और H2TE भी क्या डोनेट करेगा, H प्लस डोनेट करेगा और क्या बच जाएगा यहाँ पे, TEH माइनस बच जाएगा। अब अपन ये भी तो देखते हैं ना कि अपन स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलते हैं जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। तो इन चारों में से सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन रहेगा। अब सबसे स्टेबल ढूंढने के लिए तुमको क्या ढूंढना पड़ेगा कि जो माइनस है ये सबसे अच्छे से कौन संभाल पा रहा है, किस पे सबसे अच्छे से स्टेबल है, वो तुम्हारा हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, वो हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो अब ढूंढो, अब तुम लोग बोलोगे सर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो माइनस को बड़े अच्छे से संभाल लेगा। हाँ सही सोच रहे हो, लेकिन वो सिर्फ तुम लोग अलॉन्ग द पीरियड सोच रहे हो, अलॉन्ग द ग्रुप नहीं सोच रहे हो, ठीक है। तो अलॉन्ग द ग्रुप की जब बात आएगी तो तुम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, तुम्हारे पास और एक कंसेप्ट आता है जो कि है VCD। ओके, सुना है VCD, अच्छे से सुना है, हाँ पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब ये VCD क्या बोलता है, VCD बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, VCD बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुमको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये तुमको 100% पता होनी चाहिए जब तुम लोग अलॉन्ग द ग्रुप की बात कर रहे हो। तो ये क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देखो सपोज करो मैं तुम लोग को एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ जिससे तुम लोग को और जल्दी समझ में आएगा। सपोज करो कि चलो पिज़्ज़ा का एग्जांपल लेते, किसका एग्जांपल लेते, पिज़्ज़ा का एग्जांपल लेते। अब बात समझो, तुम्हारे पास एक इतना साइज का पिज़्ज़ा है, एक इतना पीस का है, इतना साइज का पीस है, एक इतना साइज का पीस है, उसके बाद एक इतना साइज का पीस है। अब मुझे बात बताना, मैंने तुम लोग को बताया कि इस पे ये तीनों के तीन पे तुम लोग को 8 टॉपिंग्स रखना है। क्या रखना है, 8 टॉपिंग्स रखना है। टॉपिंग में तुम लोग कुछ भी लगा सकते हो, जो तुमको मन पसंद आया वो लगा दो, ठीक है, एनीथिंग, बट तुमको 8 लगाना है। अब तुम लोग चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे बताओ ये तीनों में डिफरेंस क्या आया। अब ये जो 8 मैंने लिखा है, ये 8 क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, 7 इलेक्ट्रॉन्स तो उनके पास होती ही है, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ मैं। देखो क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ 8 इलेक्ट्रॉन सबसे अच्छे से कहाँ स्टेबिलाइज्ड है, क्या लगता है तुमको कहाँ स्टेबिलाइज्ड है। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, अब इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा, इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा कि इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा। तुम लोग बोलोगे सीधी सी बात है सर यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगा क्योंकि स्पेस कम है, यहाँ पे रिपल्शन थोड़ा सा इसके कंपेयर में कम होगा, और यहाँ पे रिपल्शन इन दोनों के कंपेयर में यहाँ पे लास्ट वाले में कम होगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है। स्पेस ज़्यादा है मतलब क्या ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है तुम्हारा, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है
कि चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, की चार्ज तो तुम्हारा सेम है, -1 -1 -1 -1, चार्ज तो तुम्हारा तीनों पे सेम है, लेकिन वॉल्यूम तुम्हारा सब में अलग है। इसका वॉल्यूम सबसे छोटा, इसका वॉल्यूम बड़ा, इसका वॉल्यूम बड़ा, इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा, ठीक है। तो जिसका वॉल्यूम सबसे साइज सबसे बड़ा मतलब ये वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, तो जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा वहाँ पे माइनस चार्ज एकदम अच्छे से स्टेबिलाइज रहेगा, मतलब ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके लिए सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो मैंने एकदम डिटेल में कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया तुम लोग को। तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को एमसीक्यू नहीं बता रहा हूँ, साथ साथ कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर मेरे से पढ़ना है तो तुम लोग को टाइम लगेगा ही, डेफिनेटली टाइम लगेगा, क्योंकि मैं सीधा सीधा तुमको आंसर बता के आगे नहीं जाने दूंगा, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, कौन सा एलिमेंट +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है Sc एंड ऑप्शन डी है Te। कौन सा एलिमेंट +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता? तो इसका आंसर तो सिंपल है, आंसर आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन +4 एलिमेंट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी शो नहीं करता। तुमको पता होगा ऑक्सीजन का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एक तुमने देखा होगा जो सबसे ज़्यादा तुम लोग ने नॉर्मल देखा होगा, वो होगा -2, कौन से केस में, वाटर के केस में। उसके बाद तुम लोग ने ऑक्सीजन का देखा होगा -1, कौन से केस में, पेरोक्साइड के केस में, ठीक है। फिर उसके बाद में तुमने देखा होगा O2F2 के केस में, तो O2F2 के केस में तुमको ऑक्सीजन क्या मिला होगा, +1 मिला होगा। उसके बाद तुम लोग ने देखा होगा OF2 के केस में, OF2 के केस में तुमको ऑक्सीजन को +2 मिला होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऑक्सीडेशन के स्टेट्स, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, -2 -1 +1 +2, और एक होता है +½ और एक होता है +½ +½ किसका होता है, +½ होता है सुपर पेरोक्साइड्स का। +½ किसका होता है, +½ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सुपर पेरोक्साइड का। एग्जांपल ले सकते हो KO2 का, ठीक है। KO2 का तुम लोग एग्जांपल ले सकते हो, सॉरी -½ माय मिस्टेक, -½ तो -½ होता है KO2 का पेरोक्साइड के केस में, ठीक है। तो ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ऑक्सीजन के। तो कहीं पे भी तुम लोग को ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 दिखा गया, +4 पॉसिबल ही नहीं है ऑक्सीजन का, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है बहुत ज़्यादा है, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी दिखा ही नहीं सकता है, ठीक है। ये +2 ही बहुत मुश्किल से दिखाता है, तो +4 दिखाने की तो बात ही नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑक्सीजन। तो यहाँ पे तुम लोग को सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ऑक्सीजन का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, क्या पूछा है क्वेश्चन, HI एसिड, ओके। HI एसिड व्हेन हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इट फॉर्म्स, ओके। ये क्या फॉर्म करता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो HI है तुमको पता होना चाहिए, ये एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तुमको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्या है कि एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो H2SO4 है, और जब तुम लोग इसको हीट करते हो तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, मतलब ये सामने वाले को रिड्यूस कर देता है। अब तुम लोग बताओ, जो सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6। पता होना चाहिए कितना होता है, +6। नहीं पता है तो कर लो, कौन सी बड़ी बात है। H2SO4, तो H2SO4 में हाइड्रोजन का होता है +1, मतलब टोटल हो जाएगा +2, ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 × 4 कितना हो जाएगा, -8, -8 और +2 -6, और उधर चला जाएगा तो +6 हो जाएगा, ठीक है। तो सल्फर का हो गया +6। अभी यहाँ पे होता क्या है, जब HI H2SO4 को रिड्यूस करता है तो ये एकदम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या करता है, सल्फर को पूरा का पूरा रिड्यूस कर देता है। और रिडक्शन का मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो सल्फर +6 है, तो ये इतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 में चले जाता है। कहाँ चले जाता है? -2 में चले जाता है। और रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन होने का मतलब ही क्या है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कब -2 होता है? जब ये H2S के फॉर्म में होता है, तभी होता है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। तो ये रिएक्शंस को रट्टा नहीं मारना है, इसको समझना है कि +6 से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ जा रहा है, +6 से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है -2 में, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस आया इनके नंबर में, +6 से -2, तो कितने का डिफरेंस आया, +6 से 0 का 6 हो गया, और माइनस में और 2 चला गया, तो टोटल डिफरेंस आ गया 8 का, ओके। अब जो आयोडीन होता है, आयोडीन का होता है -1। अब आयोडीन का खुद का, सामने वाले का रिडक्शन करा तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा, तो आयोडीन कहाँ चला जाएगा, आयोडीन कन्वर्ट हो जाएगा I2 के फॉर्म में। आयोडीन का कन्वर्ट हो जाएगा I2 के फॉर्म में, जो कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0 I2 के फॉर्म में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखना,
रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। और बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा वाटर, ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है तो एक्स्ट्रा निकलेगा वाटर, ठीक है। अब रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है अगर तुमको करना ही है तो वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे है -1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे है 0, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, -1 और 0 के बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब तुमको अच्छे से पता है ये जो नंबर है रिडॉक्स रिएक्शन में अपन ने पढ़ा है, ये जो नंबर है ये अपने सेम होने चाहिए, ठीक है। ये 8 है ये 1 है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 8 कर दो, मतलब यहाँ पे 8 टाइम्स करना पड़ेगा। 8 टाइम्स HI लोगे तो बैलेंस करने के लिए 4 टाइम लेना पड़ेगा, 4 इंटू I2 तभी जाके 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बचा, 4 बचा, और यहाँ पे एक वाटर में एक ऑक्सीजन है मतलब 4 हो जाएगा, 4 टू से 8 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, H2S एवरीथिंग इज बैलेंस, कंप्लीट रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो क्या बना प्रोडक्ट, I2 बना प्रोडक्ट। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, आंसर आएगा तुम्हारा ऑप्शन सी, आंसर आएगा तुम्हारा ऑप्शन सी, दैट इज I2। ऑप्शन में आएगा I2, आयोडीन बनता है, ठीक है। कैसे बनता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये रिएक्शन को रट्टा नहीं मानना, तुमको समझना है। क्या समझना है इसमें कि जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है -2 में। ओके, ये चीज समझ में आ गई तो तुम लोग को आंसर मिल जाएगा, दैट इज आयोडीन I2। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड बाय, ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड बाय। अब ओजोन लेयर का किससे डिप्लीट होता है, ओजोन लेयर डिप्लीट होता है, ऑप्शन ए दिया है NO, ठीक है। ये तुम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप भी है एज वेल एज तुम लोग इसको रट्टा भी मारना चाहे तो मार सकते हो। सिंपल सा आंसर है NO। क्यों NO, क्योंकि NO जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है। NO जो होता है NO ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। पैरामैग्नेटिक इन नेचर होने की वजह से होता क्या है, ये जो ओजोन के साथ है ना रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ये क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ओजोन के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट करके देखो कैसा बनाता है, ये बनाता है NO+O3, ये ओजोन है, ठीक है। तो ये क्या इस किस में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है NO2 प्लस O के फॉर्म में, NO2 प्लस O2 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये जो NO2 यहाँ पे फॉर्म हुआ है NO2 प्लस O वापस से आपस में रिएक्शन करके कन्वर्ट होता है NO प्लस O2 के फॉर्म में। किस में कन्वर्ट होता है, NO प्लस O2 के फॉर्म में, ठीक है। फिर अब इसको तुम लोग बैलेंस कर दो तो कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे NO NO कट हो जाएगा, NO2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ O3 प्लस O। किस में कन्वर्ट हो गया, 2 टाइम्स O2, ओजोन कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन में। तो किसके थ्रू कन्वर्ट हुआ, NO रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है, NO इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो NO, तो क्या आ जाएगा आंसर, ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड बाय NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो अगर तुम लोग बात करोगे, देखो HiO3 तो सॉलिड फॉर्म में होता है, बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए तुमको, ठीक है। अब जहाँ तक बात आती है HCl, HBr एंड HF की, तो तुम लोग एक सिंपल सी बात याद रखो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से केसेस में होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जब ये 3 एलिमेंट रहते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी खासी तुमको देखने मिलती है, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अभी HF, HBr एंड HCl में किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये कौन से स्टेट में रहता है, ये रूम टेम्परेचर पे रहता है लिक्विड स्टेट में, ये रूम टेम्परेचर पे रहता है लिक्विड स्टेट में। तो कौन सा आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज HF। ओके, अब बाकी के जो MCQs है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो डेफिनेटली टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि मैं तुमको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका आंसर यही क्यों आया, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ तुमको कंटेंट कैसा लगा। ओके, थैंक यू।